हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा था। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस भी हमने जाना था और कुछ स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे और उससे हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट भी करा था। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जाना था कि सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, डबल बॉन्ड का उससे ज़्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है। फिर हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा था सिग्मा बॉन्ड का, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्शनल नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एस का डायरेक्शनल नेचर सबसे कम होता है, पी का उससे ज़्यादा, डी का उससे भी ज़्यादा। फिर हमने कुछ कंपेयर किया था बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। उसके बाद हमने पाई बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा था, वो भी सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्शनल नेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उस पर भी हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर हमने देखा था 2p पाई सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2p पाई 3d पाई उससे कम स्टेबल होता है, 2p पाई 3p पाई उससे कम स्टेबल होता है, और 3p पाई सबसे कम स्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। और इसका रीज़न भी हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। O2 एग्जिस्ट बट S2 डज नॉट। O2 एग्जिस्ट करता है लेकिन S2 एग्जिस्ट नहीं करता है, S8 एग्जिस्ट करता है। हमने सुना है ना, P4 एग्जिस्ट करता है, S8 एग्जिस्ट करता है। वैसे ही O2 एग्जिस्ट, बल्कि O और ऑक्सीजन और सल्फर सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फिर भी O2 एग्जिस्ट बट S2 डज नॉट। तो इसका रीज़न भी हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ से ही मिलता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर से ही मिलता है। तो पहले हम O2 को देखते हैं। O डबल बॉन्ड O ऐसे ही होता है O2। तो इसमें एक ऑक्सीजन इसका आउटर मोस्ट शेल बनाए तो ये 2s बन जाएगा, और ये 2p। ये 2s है और ये 2p। ऑक्सीजन 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 8 2 और 2 और यहाँ पे 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये 2s वाला हो गया और ये 2p वाला हो गया। 2p2 नहीं, 2p बस। हाँ, तो ये ऑक्सीजन हो गया, और वैसे ही दूसरा ऑक्सीजन भी सेम ऐसे ही होगा, 2s और ये 2p। तो इसमें जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इसका इस वाले का इसके साथ होता है, और इस वाले का इसके साथ अगर होता है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, 2p पाई बॉन्ड बन रहा है, 2p पाई बॉन्ड बन रहा है। इसका 2p इसके 2p से कंबाइन कर रहा है, और हमें पता है कि 2p पाई हाईली स्टेबल होता है या मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम S2 की बात करें तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में, जैसे यहाँ 2s था तो यहाँ 3s हो जाएगा, और यहाँ पे 3p हो जाएगा, और सब कुछ सेम रहता है, ऐसे ही होता है जैसे ऑक्सीजन का है, ऐसे। और ये 3p है। ऐसे ही दूसरा सल्फर अगर हम ले, इसका भी सेम ऐसा ही बन जाएगा, ये 3p। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इन अगर होता तो है नहीं, अगर होता तो किसके बीच होता, 3p पाई और 3p पाई हमें पता है ये हाईली अनस्टेबल है। 3p पाई इज हाईली अनस्टेबल, जिसके कारण ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है, और S2 डज नॉट एग्जिस्ट। सो S2 ये हाईली अनस्टेबल, यहाँ लिख सकते हैं, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, so S2 does not exist, इसलिए S2 एग्जिस्ट नहीं करता है। और सल्फर जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, S एग्जिस्ट एज S8 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, और S8 का स्ट्रक्चर क्राउन शेप होता है, S8 इज क्राउन शेप। उसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं,
यहाँ पे एक सल्फ़र, यहाँ पे एक सल्फ़र, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और लोन पेयर, सब पे 2 2 लोन पेयर है। तो ये S8 का स्ट्रक्चर है। सल्फर किस में एग्जिस्ट करता है? S8 में एग्जिस्ट करता है और इसका क्राउन शेप होता है, ये याद रखना है। वैसे अगर कुछ और एग्जांपल्स देखें तो ये भी देख सकते हैं कि N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 डज नॉट, ये भी लिख सकते हैं N2 एग्जिस्ट बट सेम रीज़न है उसका भी, बट P2 डज नॉट। तो N2 में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? 2p पाई 2p पाई बॉन्ड बनता है और ये स्टेबल होता है। लेकिन P2 में इसमें 3p पाई बॉन्ड बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए ये बॉन्ड नहीं, P2 एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन फिर P कैसे एग्जिस्ट करता है? P एग्जिस्ट एज P4। P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। ये टेट्राहेड्रॉन शेप होता है, 3D स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपको डायग्राम से लग रहा होगा कि ये एक ही प्लेन में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। फिर अगर और कुछ एग्जांपल्स देखें तो हाँ, एट रूम टेम्परेचर CO2 एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। एट रूम टेम्परेचर CO2 exist in monomeric form but SiO2 exists in polymeric form. सेम रीज़न इसका भी है। CO2 जो होता है, CO2 इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? 2p पाई बॉन्ड बन रहा है, 2p पाई बॉन्ड, और ये स्टेबल है। लेकिन SiO2 की हम बात करें, इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? 3p पाई बॉन्ड बन रहा है, विच इज़ हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल है। 3p बॉन्ड, सेम रीज़न तीनों क्वेश्चन में था कि 2p पाई हाईली स्टेबल है और 3p पाई हाईली अनस्टेबल है। इसीलिए SiO2 जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब कि पॉलीमर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो रिपीट करें आफ्टर सर्टेन इंटरवल या फिर आफ्टर अगेन एंड अगेन जो रिपीट करे, उसी को हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब वो चेन बनाता है, वो लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करता है। बस SiO2 अकेले, मोनोमेरिक में मोनो मतलब 1 होता है, तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। SiO2 चेन फॉर्म करता है, रिपीट करता है अपने आप को। जैसे कि इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए SiO2 का, तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? यहाँ पे एक Si, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर Si, फिर ऑक्सीजन, फिर Si, फिर ऑक्सीजन, और नीचे भी ऐसे ही ऑक्सीजन Si, फिर यहाँ ऑक्सीजन Si, ऑक्सीजन Si, और फिर ये ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ Si, ऑक्सीजन, ये ऐसे चलते जाता है। वो डिपेंड करता है N की वैल्यू क्या है, कि कितने सिलिकॉन है, उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन Si, ऑक्सीजन, ये ऐसे चलते जाता है। ये SiO2 का स्ट्रक्चर है। और इसका फॉर्मूला लिखना हो तो SiO2 नहीं लिखेंगे, SiO2 होल N लिखेंगे। कि हमें नहीं पता ना कि चेन कितना बड़ा है, तो ये एक लॉग स्ट्रक्चर होता है, लिख सकते हैं इट इज़ अ लॉग्ड स्ट्रक्चर।
और नंबर ऑफ सिलिकॉन ये n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम 3D नेटवर्क भी बोलते हैं, केज लाइक, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इनफैक्ट ये आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 3D नेटवर्क जो है वो आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर, ये नोट लगा के यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 3D नेटवर्क। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक बॉन्ड में, लेकिन 3D नेटवर्क जो है वो आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है ना, सैंड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के ऐसा यूज़ किया जाता है। मतलब रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखते हैं कि बाल्टी टाइप का रहता है ना, रेड कलर का, और उसमें सैंड भरा हुआ रहता है। पहले के ज़माने में ऐसा बेसिकली होता था, अभी भी कहीं कहीं पुराने रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं, तो उसमें सैंड भरा हुआ होता है। वो सैंड क्यों होता है कि इन केस कहीं फायर लग जाए, आग लग जाए, तो उस सैंड उस पर डाला जाता है आग पे। तो उससे क्या होता है ना कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन तो एक चेन फॉर्मेशन करता है ना, SiO2 जो है सैंड का ही फॉर्मूला है SiO2, तो एक चेन फॉर्म करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है और आग बुझ जाती है। तो इसका वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है केमिकल बॉन्डिंग में, वैसे बहुत रेयर ही एक्सेप्शन आता है। आई थिंक ये फर्स्ट एंड द लास्ट एक्सेप्शन होगा, या फिर एक दो और आ जाए तो आ जाए। तो एक एक्सेप्शन है, ये नोट करना है और ये याद भी रखना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर पहला है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। पहला, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड और सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन का होता है कार्बन 6 और उसी के नीचे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड ऐसे होता है ना। तो कार्बन है, उसके नीचे आता है सिलिकॉन। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सिलिकॉन का ज़्यादा होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कार्बन और सिलिकॉन में एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद सेकेंड नंबर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नीचे है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये चीज़ उल्टा लिख दिया, सॉरी गलती से। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि उतना ही दूर दूर रहेंगे, और अगर दूर रहेंगे तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। एक छोटा पेन को या पेंसिल है और एक बड़ा पेंसिल है, तो किसको तोड़ना आसान है, बड़े वाले को तोड़ना आसान है। तो वैसे ही अगर बॉन्ड जो है वो बड़ा होगा या फिर बड़ा एटम होगा तो उसे तोड़ना उतना ही आसान होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, कार्बन छोटा है सिलिकॉन बड़ा है, इसे तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। और हाँ, होता भी है। लेकिन इसके बाद जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं वो सारे एक्सेप्शन है। दूसरा है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कंपैरिजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो
तो नाइट्रोजन ऊपर आता है और फॉस्फोरस उसके नीचे आता है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बड़ा, नाइट्रोजन छोटा है, फॉस्फोरस बड़ा है, इसको तोड़ना आसान होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए फॉस्फोरस से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉस्फोरस का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ये एक्सेप्शन है, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करना है, एक्सेप्शन। फिर तीसरा है ऑक्सीजन और सल्फर, ये भी एक्सेप्शन है। और फोर्थ ये भी एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का। होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन पहले आता है लेकिन सल्फर का ज़्यादा है। और यहाँ पे भी फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, कि फ्लोरीन पहले आता है लेकिन क्लोरीन का ज़्यादा है। तो ये तीनों ही एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है, एक्सेप्शन। इसका कोई रीज़न नहीं है, एक्सेप्शंस हैव नो रीज़न। अगर रीज़न होता है एक्सेप्शन का तो वो एक्सेप्शन क्यों होता। फिर मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। जैसे ये तो था फर्स्ट पार्ट सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, दूसरा पार्ट है ये, इसे ए और बी दे सकते हैं नंबरिंग, ये ए पार्ट था और ये बी है, मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। पहला है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए और होता भी है। फिर दूसरा है ऑक्सीजन और सल्फर, यहाँ पे एक्सेप्शन था ऑक्सीजन सल्फर में, होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा लेकिन सल्फर का ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे और डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए और उसी का ज़्यादा होता भी है। और तीसरा है कार्बन और सिलिकॉन, तो कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए और उसका होता भी है, नो एक्सेप्शन यहाँ पे। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये हर साल पूछा, मतलब कोई ना कोई पेपर में जेईई मेंस पूछ ही लेता है कैसे ना कैसे करके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरीन F2Cl2 Br2 और I2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर करना, F2Cl2 Br2 और I2, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर इन above एलिमेंट्स। तो ये भी पूरा प्योर एक्सेप्शन सिर्फ याद रखना है, इसमें डायरेक्ट याद रखना है। Cl2 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर Br2 आता है, यहाँ पे 2 छूट गया है, Br2 होगा, उसके बाद फिर F2 आता है, F2 आता है और फिर I2 आता है। ये प्योर याद करने वाली चीज़ है। इसके लिए क्या ट्रिक क्या है, कॉफ़ी, C फॉर क्लोरीन, B फॉर ब्रोमीन, F फॉर फ्लोरीन और E कॉफ़ी, I आता है ना जैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो I यहाँ पे आयोडीन है, IE से आयोडीन। तो ये कॉफ़ी, ये ऑर्डर ऐसे जाता है। फ्लोरीन F2Cl2 Br2 और I2 में बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे कंपेयर करना है, तो क्लोरीन सबसे आगे, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। कॉफ़ी क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन।
तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ख़त्म होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके बाद हमें रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा जानना होगा ताकि हम इसके आगे के टॉपिक्स को और अच्छे से समझ सकें। तो हेडिंग डालते हैं रेजोनेंस। हालांकि ऑर्गेनिक में रेजोनेंस और भी अच्छे से आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया हमें लेना है रेजोनेंस का। रेजोनेंस इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं पहले। व्हेन अ मॉलिक्यूल cannot be represented by a single structure but its properties can be described by two or more different structures then this phenomenon is called resonance. Resonance is also called delocalization of pi bond and lone pair. रेजोनेंस जो है वो डीलोकलाइजेशन है पाई बॉन्ड का और लोन पेयर का। और हाँ, डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, ये भी इसमें लिख सकते हैं। डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स are called resonating structures or canonical structures. और रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है? तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है फॉर्म बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसी को हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या है, ये भी लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। It is a real structure. It is the real structure formed by the contribution of different resonating structure. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं RS लिख रही हूँ। तो कंडीशन क्या है फॉर रेजोनेंस? कंडीशन फॉर, बहुत सारे कंडीशन होते हैं बट हम यहाँ पे उतना ही देखेंगे जितना हमारे इनऑर्गेनिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, या और डबल बॉन्ड आ जाए, या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या तो लोन पेयर आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए और डबल बॉन्ड आ जाए, या तो डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए और डबल बॉन्ड आ जाए। तो ये कुछ इतने यहाँ इनऑर्गेनिक में इम्पॉर्टेंट है।
फिर ऑर्गेनिक में जैसे बहुत ही वास्ट में पढ़ाया जाएगा, तो हमारे लिए अभी तक इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया। कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसके पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये भी जानते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये लिख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर छोटा सा टॉपिक है। नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स को हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। A B C और D, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ए बी बॉन्ड का कितना है? 1। बॉन्ड ऑर्डर बी सी बॉन्ड का कितना है? 2। बॉन्ड ऑर्डर सी डी बॉन्ड का कितना है? 3। बॉन्ड ऑर्डर ए डी बॉन्ड का कितना है? ये फिर से 1 2 3 कुछ नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डी में और ए में तो बॉन्ड ही नहीं है ना, तो डी और ए में कोई बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है? 0, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल उसके बाद ड्रॉ करेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो कि कैसा दिखता कैसा है रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस शो करेंगे? कंडीशन जो फिलफिल करेगा वही शो करेंगे, और कंडीशन तो मैंने ऊपर लिखवा ही दिया है। तो पहला एग्जाम्पल है CO3 2- कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन ये रेजोनेंस शो करता है। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, तो कार्बन 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 पहले इधर लगा देते हैं। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक के साथ तो 2 बना लेगा, एक के साथ एक और एक के साथ और एक। 2 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। और हाँ, हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। लोन पेयर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 और एक नेगेटिव है तो 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो 5 6। तो ये स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का। ये रेजोनेंस शो करेगा। कैसे शो करेगा? तो कंडीशन क्या क्या था? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या ऐसा है क्या? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हाँ, ये रेजोनेंस शो करेगा। कैसे शो करेगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है ये घूमेंगे, मतलब ये कभी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये कभी और ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ से ये वाले पे चला जाएगा। तो ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बन के आएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? पहला ये सिंगल बॉन्ड था ना, ये वाला, बस मैं ये वाले के ऊपर बना रही हूँ, बात तो बराबर ही है। फिर यहाँ पे C और यहाँ पे O और डबल बॉन्ड इस बार इधर आ गया। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इस बार लोन पे मैं नहीं दिखा रही हूँ। और एक और क्या बन सकता है? C ऊपर में आ जाए सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऊपर चला गया, मतलब
बस इसका ये डबल बॉन्ड जो है वो नीचे आ गया और कुछ नहीं, और फिर एक ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ पे इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। इस स्ट्रक्चर को जो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसे नहीं तो एक तरीके से और विदाउट लोन पेयर मैं दिखाती हूँ, समझ तो आ ही गया ना कि लोन पेयर कितने कितने कहाँ पर है। इसे ऐसे बनाते हैं ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये यहाँ पे है, तो इसे ऊपर यहाँ पे ऊपर में होना है, और यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव। अब सही है, अब कन्फ्यूजन कम होगा। यहाँ ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये पहले वाले में यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे ये वाला जो था ये दूसरे वाले में यहाँ पे चला गया, तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द स्ट्रक्चर्स 1 and 2 आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है कार्बोनेट आयन का। बेसिकली 3 हम बोल सकते हैं क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रक्चर है, तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 1, 2 and 3। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गए। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा बनेगा इनका, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड यहाँ पे बना सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है या फिर जो ये पाई बॉन्ड है ये कभी यहाँ पर है, कभी ऊपर वाले पे है, कभी तीसरे वाले पे है, तो ये हर जगह घूम रहा है, तो इसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज 2 है, 2 माइनस है, और बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, ये कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, कभी यहाँ पे आ रहा है, तो इफेक्टिवली 1 पे कितना है, किसी एक बॉन्ड पे कितना है, तो -2/3, तो इस पे -2/3 है, इस पे भी -2/3 है, और इस पे भी -2/3 है। और ये एक ही डबल बॉन्ड था ना, तो हर एक बॉन्ड पे ये कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 1/3 कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं। और इसे दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन करना है, बॉन्ड ऑर्डर हमने अभी देखा ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन 2 एटम को हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव बॉन्ड कितना बन रहा है, 1/3 का कंट्रीब्यूशन ही दे पा रहा है ये हर जगह। और बॉन्ड कितना है, मतलब अगर हम पर्टिकुलर एक की बात करें, ये वाले बॉन्ड की बात करें, तो एक तो पूरा है, तो 1 तो है ही। और ये जो डॉटेड से मैंने दिखाया है ये डबल बॉन्ड था एक, मतलब पाई बॉन्ड था, और ये हर एक बॉन्ड पे कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 1/3 कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसका इफेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4/3। और इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी है सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ये चीज़ों को आसान बना देगा थोड़ा। बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो इक्वल्स टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो अगर इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करना चाहें तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, प्लस पाई बॉन्ड कितना है 1 अपॉन सिग्मा बॉन्ड 3, तो ये कितना आ गया 4/3। यहाँ से भी सेम चीज़ आ रहा है, यहाँ से भी सेम चीज़ आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट आयन का कितना आ गया 4/3। वैसे ही दूसरा हम बनाते हैं, इस बार थोड़ा जल्दी बनाएंगे, NO2-। तो NO2- का स्ट्रक्चर एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और एक लोन पेयर इसके पास नाइट्रोजन के पास है, या फिर डायरेक्ट बस ऐसे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। तो ये लोन डबल बॉन्ड लोन पेयर, और या फिर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर,
नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, नहीं नेगेटिव चार्ज, ये भी एक होता है, यहाँ पे शायद हमने नहीं लिखा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये भी होता है। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, हमने तो बहुत कम ही देखा है, इसमें बहुत सारे और भी केसेस होते हैं। बस लोन पेयर, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड कंपलसरी है। सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इधर और इधर लोन पेयर आ सकता है, माइनस चार्ज आ सकता है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो मेन है कि बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना कंपलसरी है, तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस तो शो करेगा। कैसा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो एक तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाए, तो ये हो जाएगा O-, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा फिर, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे और लोन पेयर यहाँ पे। और कोई स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही, 2 RS ही पॉसिबल है। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही पॉसिबल है। और अगर हम इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएं तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक जो डबल बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड है उसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, क्योंकि उसके बाद चार्ज की बात करें तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, 2 जगह आ जा रहा है बार बार, तो एक जगह पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ। डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। सिग्मा 1 कितना है 2, पाई कितना है 1 अपॉन सिग्मा कितना है 2, तो ये 3/2 आ जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं, एक जगह की बात करें तो 1 तो पूरा है और एक हाफ है, तो 1 + हाफ कितना होता है 3/2। यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों मेथड सही है। तो ये हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन जाएगा नाइट्रेट आयन के लिए। तो आई थिंक एनफ एग्जाम्पल्स हमने कर रखा है। फिर एक बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होता है। तो ये रेजोनेंस कैसे शो करता है, ये अभी इस तरफ था ना, अब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये भी बेंजीन ही है। और इसीलिए इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे हम बनाते हैं, जो जनरली हम बेंजीन को रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ही दिखाते हैं। और उतना हम नहीं बनाते डॉटेड से, तो इसे डायरेक्टली ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हो गया बेंजीन। फिर है बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन। कुछ एग्जांपल्स इस पे देख लेते हैं। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। पहला PO4 3-, दूसरा SO3 2-, तीसरा ClO4-, फोर्थ ClO3-। 4 एग्जाम्पल्स एनफ हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे। पहले PO4 3- में फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन लगाना, 1 2 3 4। पहले तो सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ देते हैं। उसके बाद फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो एक को तो डबल बॉन्ड से भी जोड़ सकते हैं। 3 माइनस चार्ज है, तो तीनों को नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव दे दी। हमें तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितना है टोटल 4 है, पाई कितना है 1 है, और
अपॉन सिग्मा दैट इज़ 4, तो ये हमारे पास कितना आता है 5/4। फिर SO3 माइनस के लिए तो सल्फ़र ऑक्सीजन 3 बना देंगे, 1 2 3 पहले तो सबको सिग्मा बॉन्ड से जोड़ देंगे, फिर 2 -4 देना है तो एक इस पे एक इस पे, ये डबल बॉन्ड बना सकता है, हाँ बना सकता है। उसके बाद डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना है, पाई सिग्मा प्लस पाई कितना हो जाएगा 4, और सिग्मा कितना है 3, तो 4/3। वैसे ही ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर क्लोरीन ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4, पहले तो सिग्मा बॉन्ड से सबको जोड़ देंगे, फिर देखिए 1 -4 देना है तो एक इस पे -4 दे दिए, फिर क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बनाया तो 5 6 और 7, तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो ये 6 1 7 अपॉन 4 7/4 हो जाएगा। वैसे ClO3 माइनस का अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक क्लोरीन 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, पहले सबको सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिए, फिर एक नेगेटिव चाहता है इसे दे दिए, डबल बॉन्ड 1 2, हाँ क्लोरीन 5 बॉन्ड बना सकता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना है तो सेम फॉर्मूला सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा प्लस पाई कितना है 5 सॉरी, और ये 5 है और ये 1 2 3 है सिग्मा बॉन्ड, तो 5/3 ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो आई थिंक 4 एग्जाम्पल्स एनफ है एक फॉर्मूला के लिए, दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो फिर से हम ये चीज़ लिख रहे हैं, ये ऊपर भी हमने लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन। एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, बॉन्ड एनर्जी, और जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ज़्यादा ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने में। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, कुछ भी बोले, उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था कि जितना बड़ा चीज़ होगा, जितना लेंथ ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड उस बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कैसा है, कम है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, या फिर बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा है वो कम लगाना पड़ रहा है। बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसा है, कम है, तो ये इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो इससे डायरेक्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। यह है इम्पॉर्टेंट। तो
सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर से हम इन सब की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के कुछ कंपैरिजन हम करेंगे बॉन्ड लेंथ में या बॉन्ड एनर्जी में। फिर हम ड्रॉबैक्स ऑफ वीवीटी को देखते हुए मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख के हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ख़त्म करेंगे। और फिर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। इसमें हम जानेंगे SP, और फिर इसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। तो यहाँ तक बॉन्ड ऑर्डर तक हमारा आज का कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।